ओके, सो आज का टॉपिक है सर्कल्स। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्टिंग हम करेंगे जो हमारा टॉपिक है ना उसके बारे में पूरा सब कुछ जानना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन वगैरह क्या होता है सर्कल्स, वो सब कुछ जानना पड़ेगा। तो पहला जो स्लाइड है उस पर हम डेफिनेशन के बारे में ही सीखेंगे। सो डेफिनेशन क्या है सर्कल का, कि सर्कल इज बेसिकली ए शेप विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। चलो ये तो अंग्रेजी हो गई, ये अगर तुम्हें बुकिश डेफिनेशन लिखना होगा कहीं लिख लोगे। अब ये है कि मेरा जो ट्रिक मैं बता रहा हूं तुम्हें, थिंकिंग डेवलप करना। अब क्या है, क्या शेप है सर्कल पता है, एक कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उस पॉइंट से इक्वल, मतलब सोचो ये एक तुम लाइन ड्रॉ कर लो जिसका कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ए, लेट्स से। तो ये पॉइंट जाके यहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो सोचो एक और ले यहाँ से ही और एक तुम लाइन ले लो जिसका भी सेम लेंथ है ए, ठीक है, और एक लाइन ले लो जिसका सेम लेंथ है, ऐसे तुम सारे साइड में एक एक लाइन ले लो जिसका लेंथ सेम है, ठीक है, जिसका लेंथ सेम है, ऐसे करके लाइन ले लो जिसका लेंथ सेम है। अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, बट ये ले लो कि एक सिंगल पॉइंट से हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे विच आर इक्वल डिस्टेंस, जिनका लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। नाउ ये जो पूरा एंड पॉइंट्स है ना, ये एंड पॉइंट्स है ना, इन एंड पॉइंट्स को अगर हम पूरे तरीके से ज्वाइन कर दें, ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए परफेक्ट थिंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग, कि पूरे पॉइंट्स को अगर सब ज्वाइन कर दें तब जो फॉर्मेशन होता है जिस शेप का, दैट शेप इज नोन एज ए सर्कल। ठीक है, जिस पॉइंट से हमने स्टार्टिंग किया था दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंटर। ठीक है, तो क्या हो गया सर्कल का डेफिनेशन, कि सेंटर पॉइंट से अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस पे लाइंस, इक्वल डिस्टेंस के लाइंस ड्रॉ करेंगे और लाइन के दूसरे हिस्से को अगर सारे लाइंस के जो एंड पॉइंट्स है उसको हम एक साथ ज्वाइन करेंगे, देन विल गेट ए क्लोज्ड फिगर एंड दैट क्लोज्ड फिगर इज नोन एज सर्कल। आई एम प्रिटी मच श्योर कि ऐसा डेफिनेशन तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया होगा अभी तक। तुम्हें पता है सर्कल क्या है, तुम्हें यह भी पता है कि डेफिनेशन क्या है, पर ये एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया होगा अभी तक। तो जो भी है, अब ये समझ के सर्कल क्या होता है, ठीक है। चलो अब सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज भी जानना इंपॉर्टेंट है बहुत, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब दिस इज अ परफेक्ट सर्कल, ऑब्वियसली मेरा वाला परफेक्ट तो नहीं हुआ बिल्कुल, दिस इज अ परफेक्ट सर्कल। सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर, सेंटर को हम जनरली ओ से मार्क करते हैं, ठीक है, जस्ट हम ओ से मार्क कर देते हैं, कुछ भी मार्क कर सकते हो, वैसे सी से भी मार्क कर सकते हो। सो सेंटर को हम ओ से मार्क करते हैं। दिस लाइन which joins the two points of a triangle, two ends of a triangle and passes through the center is known as diameter. Okay, अगर दो एंड्स को ज्वाइन करता है, नाउ ए लाइन विच ज्वाइंस जस्ट द सेंटर एंड अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर के बिल्कुल हाफ होता है। आई नो ये सब बहुत इजी है पता है, फिर भी जस्ट अ रिफ्रेश। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस एंटायर चैप्टर, ये नाउ इन द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई एक लाइन जो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो बट वो सेंटर से पास नहीं हो रहा हो, ठीक है, दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। और ये पूरा चैप्टर हम कॉर्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। Now there is one more important line which is basically outside the circle but touches the circle at only one point, and that line is known as tangent। ठीक है, हो गया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ कॉर्ड ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। तो कॉर्ड जो इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड का डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। सो कॉर्ड इज व्हाट, ए लाइन ज्वाइनिंग any two points on the circle which does not pass through the center, which does not pass through the center। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम्हें डायमीटर को डिफाइन करना हो तो तुम कैसे करोगे, तो डायमीटर इज नथिंग बट ए कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। डायमीटर भी एक तरीके का कॉर्ड ही है, बट डायमीटर में स्पेशलिटी क्या है कि द डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। अगर सेंटर से कोई कॉर्ड पास करते हैं तो उसका नाम हम दे देते हैं डायमीटर।
अगर सेंटर से कोई कॉर्ड नॉन कोई लाइन ऐसा पास नहीं करता तो उसका नाम जनरली कॉर्ड होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज, इसको क्या कहेंगे हम, ये इंट्रोडक्शन एक हो गया कि सर्कल के अलग अलग हमने दे दिया कि अलग अलग लाइंस को क्या कहते हैं, अलग अलग लाइन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है एंड कंसिडर दिस एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन क्लास 9, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को इसमें। तो जो भी है स्टार्ट करते हैं हम पहला थियरम। अब पहला थियरम हमें क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे बताया गया इक्वल कॉर्ड्स, रुक जाओ, तो पहले हम कॉर्ड्स का नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी, ये हमने सेंटर में ओ दे दिया और इसको हम नेमिंग कर देते हैं सी डी। अब क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब पहले ही बता दिया है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है, मतलब क्या बता दिया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बता दिया। ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब बोल रहा है कि ये वाला जो इस वाले की इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है हमें, दिस इज थियरम, ठीक है। तो थियरम प्रूफ करते हैं, देखना थियरम कैसे प्रूफ करेंगे हम। अब इन वैसे ही हमें, इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले पढ़ाया था, ठीक है, ताकि ये सब हो जाए। तो इसको पहले प्रूफ करते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, वाई, बिकॉज दे आर रेडियस, रेडियस तो इक्वल होता है ना सब पूरे सर्कल का, सर्कल में कहीं से भी तुम लाइन खींचो सेंटर से तो वो रेडियस होगा और दैट इज इक्वल। सिमिलरली ओ बी जो होता है वो भी हो जाएगा ओ डी के बराबर, बिकॉज वाई इट इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है, अब बता दिया ना ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहले ही तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, वाई इट इज गिवन। सो हम लिख क्या सकते हैं कि ए ओ बी जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई ऑब्वियसली एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड्स है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो हम डायरेक्टली एंगल ए ओ बी को एंगल सी ओ डी लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी एंड हेंस द थियरम इज प्रूव्ड, सिंपल एज दैट, थियरम प्रूफ हो गया। थियरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये कॉर्ड्स जो सर्कल सेंटर में जो एंगल बनाएगा ना वो भी इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, कैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस है भी एक्सरसाइज पे। सोचो यहाँ पे दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। अब बोला है कि ये दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, और इस सर्कल का कॉर्ड एक है, इस सर्कल का कॉर्ड ये है। सोचो तुम, इसका कॉर्ड कुछ ए बी होगा, इसका कॉर्ड कुछ सी डी होगा, ठीक है। इसका सेंटर कुछ होगा ओ और इसका सेंटर कुछ होगा ओ डैश, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब तुम्हें बोला जाएगा, अब यही थियरम तुम्हें प्रूफ करने दिया जाएगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स इन द सेंटर, मतलब ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दो सर्कल एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। तो अब मतलब क्या है, सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो रेडियस होगा वो भी इक्वल होगा ना, अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस भी इक्वल होगा, ये वाला होगा, ये वाला तो होगा उसके बाद। तो क्या करना है तुम्हें, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिंपल, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और उसके बाद दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय सीपीसीटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये तो आसान है, तो ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है हमें, कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इन द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अरे ये तो इसी का कन्वर्स है, इस पहले वाले में क्या कहा गया था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो जो एंगल सेंटर में बनेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है अगर एंगल्स दो इक्वल होंगे तो कॉर्ड्स इक्वल रहेगा, तो ये क्या हो गया, कन्वर्स हो गया। तो कन्वर्स को हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब क्या गिवन है कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ा बेटर हो। सो दिस पर्टिकुलर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है हमारा, ठीक है। नेमिंग फिर से कर लेते हैं, ओ ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी तो होगा ही सिंस रेडियस, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी भी होगा सिंस रेडियस, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली हम प्रूफ कर पाएंगे। जल्दी से इसको प्रूफ कर लेते हैं पहले। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल क्या है, नहीं इसमें तो ए ओ बी नहीं होगा, मैंने नेमिंग अलग किया है ना, हाँ गुड, इसमें नेमिंग अलग किया है मैंने।
इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? बिकॉज दे आर द रेडियस, रेडियस तो इक्वल होगा। और क्या लिखे है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है हमें, ये गिवन है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी बाई व्हाट, एस ए एस, ठीक है। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो हम डायरेक्ट ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, एज सिंपल एज दैट। सर सीपीसीटी से हमें प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ। तो क्या मतलब हम समझे यहाँ पे कि अगर कॉर्ड्स दोनों इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर भी इक्वल रहेगा, या फिर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर अगर इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी ना हमारे एक्सरसाइज में ऐसा है कुछ कि अगर सोचो तुम्हें दो सर्कल दिए गए जो कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे जैसे पहला डायग्राम ड्रॉ किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम है सब कुछ, बस यहाँ पे उसका कन्वर्स प्रूफ करना है तुम्हें। देखो ये हो गया, यहाँ पे ओ डैश नेम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी डी नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ओ नेमिंग दे दिया, यहाँ पे ए बी नेम कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल से तो रेडियस भी इक्वल होंगे, और ये वाला दिया जाएगा तो ऑब्वियसली तुम इस दोनों को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हो बाई सीपीसीटी, ठीक है, सिंपल है। तो ये तो दोनों थियरम्स हमारे हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड थियरम की तरफ। थर्ड थियरम क्या कहता है, ये पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट थियरम्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये जो थियरम्स है ना, ये एज ए न्यूमेरिकल आता है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, उसमें थियरम वगैरह कुछ लिखा नहीं होगा, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा और इसको प्रूफ करने देगा। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब क्या बोला है कि अगर हम सेंटर से एक कॉर्ड है जिसका नाम सोचो ए बी है, अगर हम सेंटर से एक लाइन खींचते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, वो बोल रहा है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हम कुछ नाम दे देते हैं इसका, ए बी, इसका सी नाम नेमिंग कर देते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, ये दो हिस्सों में इक्वली बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहला कॉन्स्ट्रक्शन एक करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये एक कॉन्स्ट्रक्शन कर लिया, और ये मतलब कॉन्स्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ दिया है तो देखो दो ट्राइंगल्स बन गया, और दो ट्राइंगल्स बन गया तो तुम्हें पता ही चल गया होगा क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज द रेडियस, ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी विच इज कॉमन, ठीक है, OC इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू कॉमन। अब हमने क्या क्या लिखा है, ये वाला इसकी इक्वल है, ये वाला तो कॉमन है दोनों में। अब अगर हमें ऐसे ऐसे प्रूफ करना है, दिस इज वेयर द थिंकिंग कम्स इनटू डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो नॉर्मली तुम क्या लिखोगे, एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा कि और एक एंगल है, ये वाला एंगल लिख देते हैं, तब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, पर ऐसे ऐसे ये होता है क्या, ऐसे ऐसे के लिए हमें ये एंगल चाहिए ना। अगर ये 90 डिग्री, नॉर्मली लोग क्या करेंगे पता है, हो सकता है कोई कोई स्कूल में तो सिखा भी दी है कि ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे एस हो जाएगा, पर नहीं होगा ऐसे एस। दिस इज वेयर द थिंकिंग कम्स अलोंग। ऐसे एस के लिए हमें ये दो एंगल्स चाहिए। अब ये दो एंगल्स कहाँ से लाएंगे हम, देखो कहाँ से लाते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, तो ये दोनों तो हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बाद में, पहले देख, हाँ ये दो चाहिए, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल हमें इस ट्राइंगल के इस एंगल के साथ इक्वल दिखाना है, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे ऐसे एस एस, ओके ठीक है। चलो ये दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है। अब अगर इन दो ट्राइंगल्स को मुझे ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी के साथ दिखाना है, मतलब क्या करेंगे कि इस साइड के इक्वल दिखाएंगे, इस साइड के इक्वल दिखाएंगे, और ये वाला एंगल इक्वल दिखाएंगे ना दोनों का। तो ये वाला ट्राइंगल ऐसे सोच लो ना, इमेजिन करो ना इसको, ये वाला एक ट्राइंगल है, ये वाला दूसरा ट्राइंगल है, इस साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है जो कि कॉमन है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एंगल चाहिए ना हमें दो ट्राइंगल्स का।
ठीक है, इसलिए अभी समझे क्यों यहाँ पे दोनों चाहिए हमें, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, चलो करते हैं यहाँ पे कुछ, इसको एंगल 1 दे देते हैं नाम, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, ईजी होगा हमारे लिए काम, और कुछ नहीं। अब क्या है, सिंस सिंस यहाँ पे लिखा है मैंने ओ ए, अच्छा यहाँ पे ओ ए नहीं, सिंस यहाँ पे लिख दो ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन, मतलब दोनों ट्राइंगल का तो एक ही कॉमन लिंक है ना, तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं हम। अच्छा यहां पे फिर से एग्जांपल में देखो, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो मतलब उसका एंगल जो ऑपोजिट में होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब वही चीज यहां पे इमेजिन करो ना, ये दोनों जो साइड्स है वो एक जुड़ा हुआ है, तो ये वाला इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, ये हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ हो गया। चलो हो गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आराम से क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC में क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री ऐसे करके नहीं लिखते हैं, चलो इसको 90 डिग्री नहीं, इसको थोड़ा सा एंगल फॉर्म में लिख लेते हैं, अच्छा होगा तब। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ACO, ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल, फिर AOC लिखा ना, अब लिखेंगे BOC, BOC में क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BCO इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो राइट हैंड साइड्स है वो दोनों 180 डिग्री है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BCO, लिख सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, चलो लिख लिया। अब एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, तो यहाँ पे एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 को अपने जगह पे लिखते हैं, और ACO किसके बराबर है, 90 डिग्री, एंगल 2 यहाँ पे लिखते हैं, एंगल 4 लिखते हैं, और BCO को क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है। अब ये दोनों साइड से 90 कैंसिल चला गया, दोनों साइड से 2 कैंसिल चला गया, तो हमें क्या मिला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मिला हमें, कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो OA इक्वल टू OB, दिस इज इक्वल टू दिस, OC is common, and now angle 3 is equal to angle 4. So now triangle AOC is congruent to triangle BOC by what? SAS. अगर ये SAS से congruent हो चुका है तो मतलब सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो कि AC is equal to CB by CPCT। अगर AC इज इक्वल टू CB है मतलब यही तो है ना कि AB जो है वो जो कॉर्ड था वो बाइसेक्ट हो चुका है, सो दिस इज व्हाट द थ्योरम इज। देख रहे हो, यही पे तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग काम में आएगा। आई नो यू आर शार्प, देखो मैं सबको ये सब नहीं बताऊंगा, मुझे पता है तुम इस चीज को कैच कर लोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे कि इसको 90 डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, O इज इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OC, और 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, सो SAS, पर वो SAS होता ही नहीं है। मैंने इसलिए बोला था हमेशा मैथ्स में ये देखना कि ऑर्डर क्या है, SAS मतलब दो साइड के बीच एक एंगल, तो हमें ये पर्टिकुलर एंगल चाहिए था, इस एंगल से काम नहीं बनता। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलो हम अब थियरम 4 लिखते हैं। अब थियरम 4 क्या लिखा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अरे पहले बोला था कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट करेगा। अब क्या बोल रहा है कि कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ कर लो, तो कर देंगे ये भी प्रूफ। ये है हमारा सेंटर, सेंटर से ये लाइन ड्रॉ करो, ये सब एक दूसरे का कन्वर्स है, ठीक है। इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब पहले से ही दे दिया, ये गिवन है, दिस इज गिवन नाउ, ठीक है, ये तो इसके बराबर है ही।
अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये प्रूफ करना थोड़ा सा आसान है। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, इसमें क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज रेडियस है ना। उसके बाद AC इज इक्वल टू CB लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन, पहले से गिवन है ना कि बाइसेक्ट अ कॉर्ड गिवन है, ठीक है। और एक चीज लिख सकते हैं हम, OC इज इक्वल टू OC विच इज व्हाट, कॉमन। गुड। सो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ट्राइंगल AOC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BOC के, बाय व्हाट कॉन्ग्रुएंसी, S। ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो डायरेक्टली हम इस एंगल और इस एंगल को बराबर लिख सकते हैं। एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO बाय CPCT। बट ये बराबर लिखना भी हमारे लिए एनफ नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री भी हमें प्रूफ करना है। तो अभी प्रूफ करना बहुत आसान है। नाउ एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? बिकॉज दे आर ए लीनियर पेयर, दे आर ए लीनियर पेयर। अब BCO के जगह हम ACO लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, सॉरी, प्लस एंगल ACO इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACO इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACO क्या हो जाता है, 180 डिग्री बाई 2 विच इज व्हाट, 90 डिग्री। अगर ACO 90 डिग्री है तो मतलब ऑब्वियसली BCO भी 90 डिग्री होगा। Hence it is proved that the chord is perpendicular to that this line is perpendicular to the chord। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। लास्ट में ना हमेशा ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देना जो कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा, ठीक है, दैट इज द वे। तो ये हमने प्रूव कर दिया, चलो ये तो आसान था। अब चलते हैं अगली थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वही है कि एक सर्कल में हम दिखा रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। अब दो अलग अलग सर्कल्स अगर दिखाएंगे तब भी हम दिखा सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना फर्स्ट में, ये दोनों में, कि एक सर्कल में मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे अगर तुम्हें दो दिया जाए तो तब भी तुम दिखा पाओगे, सेम ही है। तो एक ही सर्कल में दिखाते हैं तो उसमें इसलिए ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा है और ऑफ सेंटर्स लिखा है। तो हम एक ही सर्कल के लिए प्रूफ करेंगे, एनफ है, दो तो खुद ही कर लोगे। तो ये O है, सोचो ये AB है और ये हमारा CD है। इसका कुछ नाम दे देते हैं ना, इसका नाम दे देते, चलो इसको X दे देते, इसको Y दे देते, ठीक है, ये दे दिया हमने नाम। अब हमें क्या करना है पता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले हम इस चीज को ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया हमने ज्वाइन। चलो हमारा ये वाला बन गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें क्या पता है कि सेंटर से अगर कोई अच्छा पहले यहाँ पे क्या बोला है ये देख लो, कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हो एक सर्कल के तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस होंगे। मतलब हमें प्रूफ करना है OX इज इक्वल टू OY एंड गिवन क्या है हमारा AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। तो अगर डिस्टेंस पूछा है तो याद रखना डिस्टेंस हमेशा वो शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है, और शॉर्टेस्ट कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा दोनों के। तो दिस इज ऑल्सो गिवन, ये क्वेश्चन के साथ ही गिवन है, ये अलग से लिखा हुआ नहीं है। हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जब नापा जाएगा ना तब हमेशा नॉर्मली मापा जाएगा या फिर परपेंडिकुलरली उसको मेजर करेंगे हम। सो दिस इज बेसिकली 90 डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि हमारा AB जो है वो CD के इक्वल है, ये हो गया, AB इक्वल टू CD के इक्वल है। अब हमें पता है ना कि सेंटर से अगर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया किसी कॉर्ड में तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, ये हमें पता है। चलो तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम AX प्लस XB लिख सकते हैं और CD को हम CY प्लस YD लिख सकते हैं, सिंपल। अब हमें पता है AX और XB सेम है क्योंकि हमने ये अभी थ्योरम में पढ़ा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, CY, और YD को भी CY लिख सकते हैं बिकॉज दिस टू आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ AX इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CY विच इज इक्वल टू व्हाट, AX इज इक्वल टू CY। चलो हमें मिल गया कि ये वाला जो लाइन है वो इसके बराबर है, ये हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये वाला AX इज इक्वल टू CX मिला है मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा,
इसको एंगल 1 और इसको 2 मान लेते हैं. सो एंगल 1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2. वाई? बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal. सही कह रहा हूं ना? चलो हो गया. अब हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं. इन ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY क्या होगा हमारा? AX इज इक्वल टू CY. अभी प्रूफ किया है हमने. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी अभी हमने प्रूफ किया है, ये वाला इधर. ठीक है. और एंगल AXO इज इक्वल टू एंगल CYO विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ट्राइंगल AOX इज परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल COY बाय AAS. ASA नहीं, AAS, क्योंकि ASA तब होता जब हम इस दोनों को कंसीडर करते. ठीक है, तब होता. चलो ये वाला हो गया हमारा प्रूफ. अगर ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो ही गया है तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि OX इक्वल टू OY विच इज एग्जैक्टली हमें जो प्रूफ करना है. मतलब ये थियरम क्या बताता है हमें कि अगर सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हो, मतलब कॉर्ड्स जो है उनका लेंथ इक्वल हो, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम रहता है. ठीक है. चलो अब ये प्रूफ कर लिया तो इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो इसका कन्वर्स देख लेते हैं. कन्वर्स कैसे प्रूफ करना है? सबका कन्वर्स प्रूफ करना. हाँ हाँ बोलो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है. ये वाला भी इससे इक्वल है, पर ये हमें चाहिए नहीं था ना, इसलिए हमने यूज नहीं किया. ठीक है, जरूरत नहीं थी हमें. तो ये भी इक्वल है बिल्कुल. अब थ्योरम 6 दे देते हैं. क्या बोल रहा है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन. पहले क्या बोला था कि कॉर्ड्स का लेंथ अगर इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है. अब बोल रहा है कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस जो होते हैं उनका कॉर्ड्स का जो लेंथ होता है वो सेम होता है. कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. तो फिर से हम क्या करेंगे? फिर से यही चीज ड्रॉ करेंगे हम. ये स्ट्रेट लाइन होगा. हाँ, ये ड्रॉ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे नाम OA. यहाँ पे क्या डाला था हमने? X डाला था. ये B है, फिर यहाँ पे D, यहाँ पे Y, और यहाँ पे हमने C डाला था. चलो ठीक है. अब क्या बोला है कि ये वाला इसके इक्वल है. ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है ही. ये वाला इसके इक्वल है. ठीक है. हमें प्रूफ क्या करना है? हमें कि हमें प्रूफ का क्या करना है कि कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है. मतलब AB इज इक्वल टू CD प्रूफ करना है, और ये गिवन है. अब AB इज इक्वल टू CD प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. ठीक है. अब पहला तो हमारा, अच्छा चलो नेम दे देते हैं पहले. ये वाला एंगल 1 दे देते हैं, ये वाला एंगल 2 दे देते हैं. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दे दिया इसको. अब मुझे ये बताओ कि इफ OX इज इक्वल टू OY है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा. रीजन इज सेम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. चलो ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया. चलो अब हम ले लेते हैं कि इन ट्राइंगल AOX एंड ट्राइंगल COY, इस दोनों में हम क्या लेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूफ कर दिया है. एंगल AXO इज इक्वल टू एंगल CYO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ कर दिया है. ठीक है. और हमें अब दूसरा क्या चाहिए? ये दो एंगल्स हो गए. अब हमें बताया गया ना OX इज इक्वल टू OY, दिस इज गिवन. पहले बता दे गिवन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते क्या कि AOX जो है दैट इज जस्ट अ सेकेंड. सो AOX जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट टू COY बाय AAS. ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया. अगर हमने ये प्रूफ कर दिया है तो डायरेक्ट हम AX इज इक्वल टू CY प्रूफ कर सकते हैं बाय CPCT. प्रूफ कर सकते हैं. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू CD. अब देखो, अब हमें ये चीज पता, अब हम ये कर देते हैं कि इसको AX इक्वल टू CY है ना, तो हम AX हम दोनों साइड से
ये कर लेते, ए एक्स ऐड कर लेते। ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड से फिर ए एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से हमने ए एक्स ऐड कर लिया। तो इस ए एक्स के जगह ये वाला तो ए एक्स रहेगा, और ये वाले ए एक्स के जगह हम सी वाई लिख सकते हैं क्योंकि वी नो ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। ठीक है, लिख दिया। अब ए एक्स प्लस एक्स, अब हमें ये पता है ना कि अगर कोई भी कॉर्ड पे ये लाइन ऐसे करके सेंटर से हम लाइन खींचते हैं, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, विच मीन्स व्हाट कि ए एक्स इक्वल टू एक्स बी एंड सी वाई इक्वल टू वाई डी। ये तो हमने पहले थ्योरम में पढ़ा है। तो अभी ए एक्स प्लस इस ए एक्स के जगह हम एक्स बी लिख देते हैं। ठीक है, और इस सी वाई के जगह हम वाई डी लिख देते। हो गया। तो ए एक्स प्लस एक्स बी क्या है हमारा, ए बी है, और सी वाई प्लस वाई डी क्या है हमारा, सी डी है। कर दिया हमने प्रूफ कि अगर सेंटर से खींचा गया लाइन, उन पे परपेंडिकुलर लाइन अगर इक्वल होता है तो कॉर्ड्स का लेंथ भी इक्वल होगा। हो गया प्रूफ ये। चलो अब अगला वाला देख लेते हैं, अगला वाला क्या है। सो ये है एक क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हम देख ही पा रहे हैं इसको। तो हम नेमिंग कर लेते हैं इसका जल्दी। लेट्स से येलो कलर से नेम कर देता हूँ। ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सोचो इनको हमने P और Q नाम दे दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। इन दोनों के सेंटर्स को हम O या O डैश नाम दे देते हैं, सिंपल। अब इसका, अब ये ज्वाइन कर देते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन ये करना जरूरी है। ये ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। चलो ये हो गया ज्वाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन होगा। वैसे इस बीच वाले पॉइंट को L ले लेते हैं हम। अब ओ एल का लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, इस बड़े सर्कल का रेडियस है ना ओ एल। नहीं, एक्चुअली बड़े सर्कल का रेडियस तो ओ एल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सर्कल का रेडियस कहाँ से होता है, सेंटर से यहाँ तक का होता है, पर वो तो है नहीं, एल इज ए मिड पॉइंट, तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो नहीं लिख सकते हम ऐसे। अब करना क्या है हमें कि इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये जो पी क्यू है, ये क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन कॉर्ड है ये पी क्यू? इन दिस केस पी क्यू इज द कॉमन कॉर्ड, मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड ये पी क्यू ही है और छोटे वाले सर्कल के लिए भी पी क्यू है, क्योंकि देखो ना 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना वो। ठीक है, तो ये तो कॉमन कॉर्ड्स है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो अब सब लिखने का काम है। ठीक है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एल पी, ओ एल पी मतलब ओ एल पी, ये वाला एंगल ओ एल पी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश एल, नहीं ओ डैश, हाँ ओ डैश एल क्यू भी होगा, ओ डैश एल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल अलग कलर से लिखता हूं तब समझ में आएगा। ये तो पहले L लिख देता हूं, यहाँ पे L हो गया। अब अलग कलर से लिखता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 90 होगा, क्योंकि दोनों ही तो कॉर्ड पे खींचा गया है ना सेंटर से, 90 होगा। सिमिलरली एंगल ओ एल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ओ डैश एल क्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड्स खींचा गया, ये तो थियरम है डायरेक्ट हमारा, तो हो गया। और एक चीज होगा, ये देख लो तुम, पी एल इज इक्वल टू एल क्यू होगा ना, क्योंकि हमने अभी थियरम पढ़ा है कि सेंटर से अगर कोई लाइन खींचते हैं तो वो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को, तो ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट होगा। ओके डन। अब देखते थे, अब देख लेते इन ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल देख लेते ओ एल पी में, कौन सा ट्राइंगल है, ओ एल पी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल। ओ एल पी में हमारा क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि पी एल स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर प्लस, अब देखो और कुछ नेमिंग करना भी जरूरी है।
यहाँ पे और एक चीज दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ डैश के बीच डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स से हम ओ एल को, ठीक है, ओ एल को हम ले लेते हैं, अच्छा लेट्स से पहले ओ डैश एल को हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर, मतलब इस पार्ट यहां से इसको हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ओ एल कितना होगा, ये होगा 4 माइनस एक्स। अगर O से O डैश 4 सेंटीमीटर है और इतना x है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो 4 माइनस एक्स ही होगा ना, तो ये 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं पी एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने। अब पी एल स्क्वायर को तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तो पी एल स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब ओ एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ओपी, अब बताओ तो ओपी का वैल्यू क्या होगा, सिंपल लॉजिक, ओपी का वैल्यू क्या होगा, ये वाला ओपी, ओपी अरे ये तो इस सर्कल का रेडियस है ना, तो ये 5 नहीं हो जाएगा, ये भी इस सर्कल का रेडियस है तो ये भी 5 नहीं हो जाएगा, ये इस सर्कल का रेडियस है तो ये 3 हो जाएगा, ये इस सर्कल का रेडियस है तो 3 हो जाएगा, हो गया डिस्टेंस। ओके, तो ओपी के जगह हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 स्क्वायर, लिख दिया हमने 5 स्क्वायर। अब हम यहाँ से पी एल को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, प्लस क्योंकि इसको हमें तोड़ना भी है। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब पी एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि 25 माइनस 16, उस तरफ ले जाएंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, बस इक्वेशन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पी एल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, पी एल स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। इसका और एक है कि नहीं स्लाइड, हाँ और एक है, चलो ये हो गया पहला इक्वेशन हमारा। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ डैश एल पी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ डैश एल पी क्या कर सकते हैं, मतलब ओ डैश एल पी ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि पी एल स्क्वायर, पी एल स्क्वायर प्लस ओ डैश एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब जो पी एल स्क्वायर है इसको फिर से हम कुछ करेंगे नहीं, इसको देख लेते हैं, देखो पी एल स्क्वायर प्लस ओ डैश एल क्या होगा, ओ डैश एल हमारा एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ओ डैश पी, ओ डैश पी कितना है 3 है, तो विच इज इक्वल टू 9, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, पी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, पहला वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है ना, पी एल स्क्वायर है ना, तो मतलब इन दोनों का राइट हैंड स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन 2 में 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये इस तरफ से कैंसिल, ये भी इस तरफ से कैंसिल, क्या बच गया हमारा 8x इज इक्वल टू 0 विच मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 0। अब x हमारा क्या था, फिर से इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, ओ डैश, ये गया l, तो ये हमारा x था और ये हमारा 4 माइनस एक्स था। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब होता क्या है कि l एंड o डैश जो है दैट दे, l एंड o डैश कोइंसाइड्स, मतलब हमने जो डायग्राम में एल और ओ डैश अलग अलग पकड़ा था वो अलग अलग है नहीं, वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर 0 हो गया मतलब ये एल जो पॉइंट है वो इसके ऊपर ही ना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम इससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये था P, ये था Q,
अगर एल डैश ओ में चला जाता है देन पी क्यू क्या बन जाता है, पी क्यू इज डायमीटर बन जाता है, पी क्यू इज डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर सर्कल। ये बताओ ये लाइन आया कि नहीं समझ में? अगर अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि x का वैल्यू आ गया 0, ठीक है, तो मतलब o डैश जो सेंटर था वो और l पॉइंट सेम है, मतलब l पॉइंट जो है वो o डैश पॉइंट सेम है, तो अब l भी तो सेंटर बनेगा ना। अगर l सेंटर है और कोई कॉर्ड उसके ऊपर से पास कर रहा है तो वो कॉर्ड का नाम क्या बताया था मैंने, डायमीटर, डायमीटर, ठीक है। तो इसलिए पी क्यू इज द डायमीटर, ये हो गया। अब पी क्यू अगर डायमीटर है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि पी एल जो है, पी एल जो होगा मतलब ये, अगर पी क्यू पूरा डायमीटर है ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल, सो एक सेकेंड, क्या लिखा था मैंने, पी क्यू, हाँ, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो अच्छा, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर सर्कल। अब पी एल जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, पी क्यू 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो मतलब क्या ये वाला क्या होगा, सेंटर से यहां तक का पॉइंट हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, तो ये पी एल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो पहले से 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो पी एल 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एल क्यू भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ पी क्यू क्या होता है, पी क्यू मत क्या होगा, पी एल प्लस एल क्यू होगा, तो पी क्यू के क्या लिख सकते हैं हम, पी एल का वैल्यू कितना है 3, एल क्यू का वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड था, पी क्यू जो कॉर्ड था विच वॉज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल हैज ए लेंथ ऑफ व्हाट 6 सेंटीमीटर, यही निकालने बोला है, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, सो द लेंथ ऑफ chord PQ which is actually the diameter of the smaller circle is 6 सेंटीमीटर। देख रहे हो, इसलिए मैं बोला इसमें ना बहुत लॉजिक चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है, तो ये दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स, ये समझ गए ना। अगर L इसके साथ कोइंसाइड कर जाता है, मतलब O डैश पहले सेंटर था, अब L सेंटर हो जाएगा, अगर L सेंटर हो गया तो PL का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 3 सेंटीमीटर दिया गया है रेडियस, इसका भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि PL और LQ रेडियस हो जाएंगे, तो डायमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस विच इज PQ, ठीक है। और पूछा है यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो हमने डायमीटर निकाल दिया, डायमीटर ही तो हमारा कॉमन कॉर्ड का लेंथ है। चलो ये वाला हो गया, अब करते हैं दूसरा, ये देखते हैं, और 2-3 शायद होंगे न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे लिखा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। क्या बोला है यहाँ पे, पहले ये देख लो, यहाँ पे बोला इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट का नाम हम ई दे देते हैं, और कॉर्ड का पहले नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्ड हो जाएगा आपका ए बी, और ये हो जाएगा हमारा सी डी, कॉर्ड नेमिंग करना बहुत जरूरी है, पहले ये नेमिंग कर दिया। अब क्या लिखा है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड्स, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ए ई जो है वो डी ई के बराबर है, ये एक सेगमेंट हुआ ना, ए ई जो है डी ई के बराबर है, और सी ई जो है ई बी के बराबर है। तो इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, अब देखो पहले तो ये लिख देता हूँ कि दिया क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये जो है प्रूफ देता सेगमेंट्स, ये प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ ए ई इज इक्वल टू डी ई प्रूफ करना है, एंड सी ई इज इक्वल टू बी ई प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे और एक चीज दिया है, इक्वल कॉर्ड्स दिया है, इक्वल कॉर्ड्स का क्या मतलब होता है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ना सेंटर जो है, पहले सेंटर से ये सोचो एक सेंटर है, तो पहले सेंटर से हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेंटर से ये ज्वाइंट कर देते हैं। अब ये ए बी एक कॉर्ड है, तो हम सेंटर से अगर ए बी के ऊपर एक लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा,
यहाँ सेंटर से अगर ये सी डी वाले कॉर्ड पे लाइन खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, और सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर के साथ साथ वो क्या होगा, वो बाइसेक्ट भी करेगा कॉर्ड को। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब यहाँ पे कि ए एम जो होगा वो एम बी के बराबर होगा, और सी एन जो होगा वो एन डी के बराबर होगा। परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्ट भी होता है, इसलिए थियरम्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि थियरम्स इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कर दिया। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं पहले। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम ई, ठीक है, ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, कहीं भी फॉलो नहीं कर पाओ मुझे बोलना। ठीक है, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई विच इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री इच। ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री होगा ना, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। चलो, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। अब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन क्यों होगा, ये थियरम है। देखो, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया गया था ना, अभी तो हमने पढ़ा कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और वहां उस कॉर्ड्स जो इक्वल होते हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो भी इक्वल होता है। तो ये वाला थियरम पूरा लिख देना। ठीक है, ये थियरम है, थियरम हो गया। और ओ ई जो है ये तो कॉमन है दोनों के लिए, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, ये कॉमन है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ई इज परपेंडिकुलर ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन ई। ठीक है, ये किससे होगा, कौन सा साइड लिया, ये साइड, ये साइड, ठीक है, ये साइड, ये साइड, और ये साइड लिया है। ठीक है, अच्छा, तो हमने 90 डिग्री एक लिया है ना, तो 90 डिग्री के लिए एक स्पेशल वो होता है 90 डिग्री के लिए। सो ट्राइंगल दिस बाय, ऐसे एस नहीं होगा, ये आर एच एस होगा। हाँ, एस एस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साइड लिया, अरे एस एस के लिए ये एंगल जरूरी है ना। हाँ, अब तुम एक चीज सवाल पूछ सकते हो, अब एक सवाल पूछ सकते हो कि जो मैंने पहले वाले में इतना लंबा चौड़ा किया था कि यहाँ पे 3 to 4 किया था, ठीक है, वो नहीं करके हम 90 डिग्री भी ले सकते थे, बिल्कुल 90 डिग्री भी ले सकते थे, उसमें क्या होता हमारा बाई आर एच एस हो जाता, पर मैंने प्रूफ किया है एस एस। हाँ हाँ, तो मैंने प्रूफ किया है एस एस के साथ, जस्ट तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए कि एस एस के साथ अगर प्रूफ करेंगे तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, पर अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो हम डायरेक्ट इसको आर एच एस से भी प्रूफ कर सकते थे, तब इतना लंबा नहीं होता। ठीक है, ये लंबा किया ही मैंने जस्ट तुम्हारा वो थिंकिंग डेवलप करने के लिए। चलो, ये हो गया। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस हमने ये वाला प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एम ई इज इक्वल टू एन ई, ये तो डायरेक्ट सीपीसीटी हो जाएगा। चलो, ये सीपीसीटी हो जाएगा। अब इसको हम एक चीज कर सकते हैं, दोनों साइड में ना हम एक काम करते, ए एम को ऐड कर देते, ये अपने मन से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपने मन से ऐड कर रहे हैं, कर सकते हैं दोनों साइड में, अगर ऐड कर दिया तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो गया। अब हम ये लिख सकते हैं इसमें कि अब देखो ए एम प्लस ए एम ई, ए एम प्लस एम ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ए एम प्लस एन ई, ए एम प्लस एन ई, रुको, ए एम प्लस एन ई, तो ये तो कुछ होगा नहीं वैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रुको, ए एम को हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पता है, ए एम को यहाँ पे इस साइड में ए एम को हम डी एन लिख सकते हैं। अब ये पूछोगे कैसे लिख सकते हैं, देखो, अगर ये सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी करेगा और सी एन इज इक्वल टू एन डी करेगा। ठीक है, सी एन इज इक्वल टू एन डी करेगा। अब बोला है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ऑब्वियसली हम ए एम इज इक्वल टू एन डी लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ तुम्हें ये चीज़, रुको, यहाँ पे पहले ये बोला गया है कि मैं प्रूफ, देखो तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें आता है, पर प्रूफ इसलिए करता हूँ ना वो एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। ठीक है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। ठीक है, और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं डी एन प्लस एन सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये वो हो रहा है। ठीक है,
अब ए एम और एम बी तो इक्वल है ना, तो इसको ए एम प्लस ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो गिवन है, ये वाला तो गिवन है क्योंकि ये थियरम में। और डी एन जो है इसको डी एन को रखते हैं और एन सी को हम डी एन लिख सकते हैं डी एन। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू आइस ऑफ ए एम इज इक्वल टू टू आइस ऑफ डी एम, तो मतलब ए एम इज इक्वल टू डी एन होगा। ठीक है, तो ए एम के जगह मैंने डी एन पुट कर दिया, तो डी एन प्लस एन ई क्या होगा, डी एन प्लस एन ई को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डी ई लिख सकते हैं। देख रहे हो, हर एक चीज प्रूव करके दिखा रहा हूं। ये वाला हो गया। चलो अब और भी चीजें करते हैं, ये वाला तो हो गया हमारे, पर हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें ए ई इज इक्वल टू डी प्रूफ किया, हमने सी इज इक्वल टू बी भी प्रूफ करना है। एक तो हमने प्रूफ कर दिया, अब दूसरा वाला भी करना है। दूसरा वाला आसान है करना। नाउ हमें पता है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, तो दोनों साइड में हाफ ऐड कर लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ ऑफ ए बी इज हाफ ऑफ इक्वल टू सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए एम इज इक्वल टू डी एन, जो मैंने अभी प्रूफ किया है। ठीक है, और इसको हम और इसको अब या और हमने और एक भी चीज प्रूफ किया, ये भी प्रूफ किया हमने, ये भी प्रूफ किया कि ए ई इज इक्वल टू डी ई भी है, ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो ए ई को तुम क्या लिख सकते हो, ए ई को तुम ए बी माइनस, रुक जाओ, हमने क्या प्रूफ किया, हाँ ए बी माइनस ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, बोल रहा हूँ ना, ए बी ए ई माइनस बी ई लिख सकते हो इसको। ध्यान से सोच के बताओ, हम ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी ई, मतलब इस पूरे से अगर इस पार्ट को हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें ए ई बचेगा हमारे लिए। अच्छे से इमेजिन करो, टेक योर टाइम, इमेजिन। ना 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 ना, मैंने बोला कि ए बी को हम ए ई को ए बी माइनस बी लिख सकते हैं। आराम से, फिर से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। चलो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बीच में हो गया हमारा ई। अब हमें ये वाला पार्ट हमें चाहिए ए ई। ठीक है, ए ई को हम ए बी माइनस बी ई लिख सकते हैं। इस पूरे से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये वाला रह जाएगा ना, बस वही लिखा हमने, ए ई को ए बी माइनस बी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वही इमेजिन करना है, मैं यहाँ पे ब्रेक करके तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। ठीक है, बट यही चीज तुम्हें फिगर में उसको देखना है। अब डीई में क्या होगा, डीई को हम क्या लिख सकते हैं, डीई हम सिंपली हम सी डी माइनस सी ई लिख सकते हैं। पूरे से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये बचेगा। चलो हम लिख सकते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, तो ए बी और सी डी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, माइनस बी ई इज इक्वल टू माइनस सी ई बचा। दोनों साइड में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, या फिर कैंसिल आउट कर दो। सिंपल क्या हो जाता है हमारा, बी ई इज इक्वल टू सी ई रह गया। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, बी ई इज इक्वल टू सी ई भी प्रूफ कर दिया हमने, और इसमें हमने प्रूफ कर दिया ए ई इज इक्वल टू डी ई। बस ये प्रूफ करना था। ठीक है, अगर तुम्हें कभी ये समझ में ना आए कि क्या किससे क्या माइनस करके क्या लिखना चाहिए, तो मैंने जैसा तुम्हें बताया ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेना अलग से पेपर में, पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, फिर मिटा देना। ठीक है, चलो ये हो गया, और शायद दो ही बचा है, ज़्यादा नहीं। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angles at the chords. ओके ओके, ये देखो कैसे करना है, ये आसानी होना चाहिए पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, ये तो पहले हमारा कॉर्ड्स हो गया, ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। फिर से वही कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। ये वाला हो गया कंस्ट्रक्शन, और इसमें अगर हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके कॉर्ड्स पे, तो हमारा क्या होता है, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे ए एन, और इसको नाम दे देंगे ई। क्या बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स, फिर से बोला है क्या, इक्वल कॉर्ड्स दिया है हमें। देखो इन्फॉर्मेशन पहले ही हमें देख लेना है कि क्या दिया है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स दिया है, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, सबसे पहले ये देख लेना है हमें क्या दिया है। इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ई पॉइंट,
तो जो लाइन उसको ज्वाइन कर रहा है मतलब ओ ई, ठीक है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। मतलब क्या बोला है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई सी, ये प्रूफ कर देना है हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ये तो आसानी हुआ जितना लग रहा है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल, फिर से वही, इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम ई और ओ एन ई में हम क्या करेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, और कॉर्ड्स अगर इक्वल हो तो मतलब समझ लेना कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी इक्वल ही है। ठीक है, दिस इज अ थियरम, डायरेक्ट थियरम है ये। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, ओ ई जो है ये तो दोनों के लिए कॉमन है हमारा, ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, और ये जो एंगल है ओ एम ई दैट इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो ऑब्वियसली ट्राइंगल ओ एम ई इज congruent to triangle ONE by RHS congruence। चलो ये हो गया। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया, तो डायरेक्टली एंगल OEM इज इक्वल टू एंगल OEN लिख सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी। अरे ये OEM का ही तो नाम, दूसरा नाम एंगल OEA है ना, और OENE का तो दूसरा नाम OEC है। कर दिया हमने प्रूफ। आया ना समझ में, काफी इजी था ये तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है। ओह बस एक ही क्वेश्चन है बस, चलो एक ही क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस दिया है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर का सर्कुलर पार्क एक दिया है, तो इसको 20 मीटर का तो एक रेडियस तो ड्रॉ कर लेते हैं। सोचो यहाँ पे कहीं पे तो सेंटर होगा, है ना, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, तो ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमें दिया है 20, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है तुरंत हमें ड्राइंग करके उसको लिख लेना है। ये है एंगल। अब क्या है, 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। तो नेमिंग कर लेते हैं, अंकुर को ए से डिनोट करते हैं, सैयद को एस से डिनोट करते हैं और डेविड को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंडियन नेम्स डेविड होते हैं क्या, नहीं पता, पहली बार सुन रहा हूँ डेविड। हाँ डेविड होता तो है। चलो ये हो गया ओ। अब हम क्या करेंगे, यहां से ना एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम कुछ दे देंगे एम। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये बोला है कि अंकुर, सैयद और डेविड क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस में है, बाउंड्री में इक्वल डिस्टेंसेस में। ठीक है, अब इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि ए एस जो है दैट इज इक्वल टू एस डी एंड दैट इज इक्वल टू ए डी। मतलब क्या है, ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज इन व्हाट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया। ठीक है, अब क्या है लिखा है, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। सबके पास एक टेलीफोन है बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, चलो तो ये वाला तो पहले से दिया हुआ है ना हमारा। ये पार्क ऑफ रेडियस फिर से देख लेता, कुछ मिस किया हमने तो। ये सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distances। ठीक है, are sitting at equal distances from the park। चलो, और each having a toy telephone in its hands to talk to each other। Find the length of the string of each phone। okay on its boundary each having a toy telephone in his hands to talk to each other। मतलब सैयद के पास जो टेलीफोन है उसका स्ट्रिंग यहां से ए तक जाएगा और उसका स्ट्रिंग सैयद से डेविड तक भी जाएगा ना। तो हर एक फोन का स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, ये चीज हमें निकालना है। तो देख लेते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। पहले तो यहाँ पे ये बोल दिया है, तो मतलब क्या, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया, ए एस डी। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले बोल ही दिया है हमें।
अब कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ये खुद से बनाई, ये था नहीं। याद रखना, जो भी खुद से बनाओगे ना उसमें कंस्ट्रक्शन करके लिखना है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए एम इज परपेंडिकुलर टू एस डी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ए एम क्या होता है, ए एम ओ से पास होता है, ये ऐसे पूरा इस हो गया, ए एम ओ से पास होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एम अगर ओ से पास होता है तो सोचो ये वाला लाइन जो है ओ एम, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब एस एम जो है दैट इज इक्वल टू एम टी, विच इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एस डी, क्योंकि बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर देता है। ये तो डायरेक्ट थियरम है, थियरम ऐसे लिख लेना पूरा, ठीक है। ये हो गया। लेट से हम एस एम को ना एक्स मान लेते हैं, लेट एस एम इक्वल टू एक्स। अब क्या है, एक्स नहीं मान के तुम एस एम भी लिख सकते हो, वो क्या होता है, कन्वीनियंट नहीं होता हमारे लिए, बस इसलिए एक्स मान लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो अब कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल हम ए एस एम को ले लेते हैं, ए एस एम मतलब ए एस एम, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो याद रखना, हम निकाल क्या रहे, हम निकाल रहे एस और डी के बीच में डिस्टेंस, या फिर ए और एस के बीच में डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस निकालेंगे वो सेम ही है सब। देखो और एक बार क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ, यहाँ पे बोला है कि ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर, तो यहाँ से इसका जो टॉय टेलीफोन है ना, उसका वायर इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये जो वायर का लेंथ है वो कितना है। तो इस वायर का लेंथ तुम आइदर ए एस निकाल सकते हो, तब भी एक ही होगा, ए डी निकाल सकते हो, वो भी एक होगा, और एस डी निकाल सकते हो, वो भी एक होगा। ये इक्वल तो दिया ही है ना, पर हमें नहीं पता कितना इक्वल है, मतलब इसका लेंथ कितना है, वो लेंथ हमें निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं हम, ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, ये है डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ए एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए एस स्क्वायर माइनस एस एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं फिर से, ए एस को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं, ए एस को देखता हूँ, ए एस ऑब्वियसली ए एस को लिख सकते हैं हम कुछ, क्यों, अगर ये वाला x है, ठीक है, तो ये वाला भी तो x होगा, इफ एस एम इज इक्वल टू एक्स मतलब एम डी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, तो एस डी तुम्हारा क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब हमें पता है एस डी इज इक्वल टू ए डी, ए एस है ना, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ए एस के जगह भी हम 2x लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एस एम स्क्वायर, एस एम मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, हो गया। तो इसको कर लेते हैं, ए एम स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 2x स्क्वायर मतलब क्या, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज व्हाट, 3x स्क्वायर, ये हमारा हो गया, ठीक है। और ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, √3 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ एक्स रहेगा, सो √3 इंटू एक्स, ठीक है। ये हम पकड़ लेते इक्वेशन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। एक ही चीज़ है, मुझे पता था ये लंबा होगा तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने, तो ये O होगा, this is A, this is S, this is M, this is David। तो ये X है, ये X है, तो ये पूरा लेंथ 2x है, बस ये सब इन्फॉर्मेशन था, और यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पे 20 है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन था और कुछ नहीं। चलो ये हो गया, हमने कहाँ तक सॉल्व किया था इसको, कि ए एम को हमने √3x प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हम ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम जो है, ओ एम को हम ए एम माइनस ओ ए लिख सकते हैं, ए एम को हम फिर से देखो वही चीज है, ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम माइनस ओ ए, वो स्ट्रेट लाइन फिर से इमेजिन करो, चलो ये इमेजिन कर लिया, गुड। अब ए एम को तो हमने निकाला ही है, √3x है ना, और ओ ए जो है, ओ ए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेडियस दिया है 20, ये वाला 20 हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेडियस मेंशन किया है 20।
ओ एस इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, अगर हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, ओ डी इज इक्वल टू 20 मीटर। क्यों? बिकॉज दिस इज द रेडियस गिवन। ठीक है, ये हो गया। तो ओ ए हमारा हो गया, क्या हो जाएगा 20। तो ओ ए की जगह हम लिख देंगे 20। चलो लिख दिया इतना। अगेन इन ट्राइंगल ओ एस एम, ट्राइंगल कौन सा है? ओ एस एम, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ओ एस एम, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ओ एस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ओ एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। ठीक है, अब ओ एस का वैल्यू तो हमें पता ही है, ओ एस का वैल्यू है 20, तो इसको लिख देंगे 20 स्क्वायर। ओ एम क्या है? ओ एम हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है, ओ एम हमें पता नहीं है, तो ओ एम पता है ना, अभी तो निकाला है, सॉरी, ओ एम अभी निकाला है हमने। ओ एम विल बी व्हाट? √3x माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। एस एम क्या है हमारा? फिर से x, विच इज x स्क्वायर। अब दिस इज प्योर एल्जेब्रा, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज नॉट एक्चुअली लीनियर इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वो तो ये प्योर एल्जेब्रा है। अगर अभी मुझे नहीं पता तुम्हें एल्जेब्रा सॉल्व करना कितना आता है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तुम आराम से देखना। अगर कहीं भी तुम्हें डाउट आता है कि ये स्टेप कैसे हो गया, तो मुझे रोक कर पूछ लेना। ठीक है, तो ये 20 स्क्वायर हो गया, ये 400 हो गया। चलो अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में वो कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये एक्स स्क्वायर तो अलग से था ही, एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब 400 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा? ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 20 स्क्वायर है तो ये भी 400 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? 40√3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 400 तो दोनों साइड से कैंसिल चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40√3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस 40√3 इज इक्वल टू 0। कोई भी स्टेप में अभी तक प्रॉब्लम? ओके, तो फिर अलजेब्रा भी स्ट्रांग है तुम्हारे। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 40√3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 10√3। एक्स स्क्वायर को हम 10√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 40x स्क्वायर, हाँ ठीक ही लिखा है ना, एक्स स्क्वायर को 10√3 लिखा। ठीक है, अब एक सेकंड, अरे यहाँ पे x था ना, बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे x था एक, तो क्या होगा? x x कैंसिल चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा, x स्क्वायर नहीं, सिर्फ x होगा। यहाँ से एक x स्क्वायर के साथ कैंसिल चला जाएगा और बाकी सिर्फ x रहेगा। x क्या हो रहा है हमारा? 20√3। अब s अगर 20√3 है, सो हाँ सॉरी 10, हाँ 10√3 है, तो क्या होगा हमारा? एस डी जो है वो क्या होगा? 2x होगा। तो क्या होगा? 2 इंटू 20√3, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, 2 इंटू 10√3 विच इज व्हाट? 20√3 मीटर। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग of each phone is 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट न्यूमेरिकल, और आई होप सब कुछ समझ में आया होगा।